नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और आप लोगों ने लर्न विद समूनाथ। तो पिछले वाले हिस्ट्री क्लास में हमने पढ़ा था द एरिस्टोक्रेसी इन न्यू मिडिल क्लास तक। उसमें हमने देखा था जैकोबिन क्लब्स, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सब और भी कुछ टॉपिक्स हमने देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। सो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब जो नेशनल यूनिटी जो था 19th सेंचुरी में यूरोप में 19th सेंचुरी में जो नेशनल यूनिटी था, वो बोला लिबरलिज्म से बेस करके हुआ था। मतलब लिबरलिज्म क्या होता है कि लैटिन रूट लिबर से ये वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो पॉलिटिकली, मतलब पॉलिटिकल स्फेयर में देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब लोगों का राय लेके एक गवर्नमेंट बनेगा, लोगों का कंसेंट लेके गवर्नमेंट बनेगा। और जो इकोनॉमिक स्फेयर में देखा जाए तो मतलब जो आपका फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होता है। मतलब कोई भी नया बिजनेसमैन आके बिजनेस खोल सकता है, कोई भी नया इंडस्ट्रियलिस्ट आके इंडस्ट्रीज खोल सकता है, ओपनली कंपटीशन होगा। इसे कहते हैं लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्पेयर। लेकिन लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज होगा। यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या होता था कि जो हर एक लोगों को इक्वल राइट्स दिया जाएगा, हर एक जो एडल्ट पॉपुलेशन होता है उन लोगों को इक्वल राइट्स दिया जाएगा वोट देने के लिए। तो ये जो है नहीं होता था, क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था। फ्रांस में जब लिबरलिज्म आया तब वुमेन लोगों को तो हक था ही नहीं, बल्कि मेल में भी जो प्रॉपर्टीज सेक्शन होते थे, मतलब जिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देते थे और जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होता था, उन्हीं को बस वोट देने का हक था। लेकिन बस जैकोबिन क्लब्स के टाइम ही ऑल एडल्ट मेल पॉपुलेशन, मतलब पूरा मेल पॉपुलेशन को जो है हक दिया गया था, प्रॉपर्टी या फिर नॉन प्रॉपर्टी, उनको वोट देने का हक दिया गया था। लेकिन फिर से जो नेपोलियनिक कोड आया, मतलब जो नेपोलियन का जो रूल आया, उसमें फिर से वुमेन लोगों को माइनर में बिठा दिया गया। यानी कि उन लोग पेरेंट्स का, उनके हस्बैंड्स का ऑथोरिटी के अंदर आएंगे और फिर से प्रॉपर्टी मेन को ही बस वोट दिया गया। वैसे भी तो वो मोनार्की था, डेमोक्रेसी में वो मानता नहीं था। और फिर अभी देखते हैं इकोनॉमिक स्पेयर में। इकोनॉमिक स्पेयर में जैसे कि मैंने बताया कि फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब ऐसा कि कोई भी नया बिजनेसमैन जो है, मतलब जो पुराने बिजनेसमैन, जो एस्टेब्लिश बिजनेसमैन होते हैं, उनको मोनोपोली नहीं होगा ट्रेड करने में, उनको मोनोपोली नहीं होगा बिजनेस या फिर इंडस्ट्री सेट करने में। कोई भी आ सकता है, कोई भी ओपन कंपटीशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बिजनेस के मैटर में। और इसी के साथ साथ फ्रीडम टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, जैसे जर्मनी का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे 39 स्टेट्स थे। जर्मनी जो कंट्री था उसे 39 स्टेट्स में बांटा गया था, और एक एक कंट्री का एक एक, मतलब एक एक स्टेट का एक एक करेंसी हुआ करता था। और यहाँ पे जो मेजरिंग सिस्टम था वो था इली, जिसका लेंथ, मतलब क्लॉथ को मापने का एक लेंथ था इली, जिसका एक एक जगह में एक एक वैल्यू होता था। कहीं पे 65.6 cm, कहीं पे 55, कहीं पे 60.5, ऐसे करके अलग अलग वैल्यू होता था। फिर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूज होते थे, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता है बॉर्डर में, वो भी बहुत ज़्यादा होता था। क्योंकि एक आदमी यहाँ पे दिया गया है जो नरेमबर्ग से हम्बर्ग तक अगर जाएगा, तो उसे 11 तो कस्टम बैरियर्स में से गुजरना पड़ेगा 1833 के टाइम। और एक एक में 5-5% उसे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 55% उसका वहीं पे खा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है मतलब एक तो इकोनॉमिक जो बोझ बन गया ये वाला, क्योंकि इकोनॉमी जो आगे बढ़ेगा उसके लिए ये एक बोझ बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए नेपोलियनिक कोड ने क्या किया कि ये सब जो करेंसीज थे, उस मोर देन 30 करेंसीज को उसने 2 में ला दिया, मतलब 2 करेंसीज होंगे पूरे जर्मन स्टेट्स में। और फिर ये जो कस्टम ड्यूज होते थे इसे भी इसने रिड्यूस कर दिया, और एक यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम, मतलब हर एक जगह में एक ही मेजरिंग सिस्टम होगा, इसे भी इसने लागू किया। और वो किसने किया, वो क्या है, जोलभरिन ने 1834 को जोलभरिन नाम का एक तो यूनियन बना था। एक वो मतलब एक तरह का एग्रीमेंट आप कह सकते हैं। जो 39 टुक जो स्टेट्स थे जर्मनी के, वो लोग एक एग्रीमेंट में आया कि मतलब कस्टम ड्यूज नहीं होगा, एक यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को वो लोग प्रमोट करेंगे। और इसका इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? प्रूशिया ने लिया था। प्रूशिया के इनिशिएटिव से जोलभरिन फॉर्म हुआ था 1834 को। इसने करेंसी का नंबर को भी रिड्यूस करवाया, कस्टम ड्यूज को भी हटाया, और उसके साथ एक यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम इसने लागू करवाया। तो अभी बात करते हैं न्यू कॉन्जर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 वो टाइम था जब नेपोलियन हार गया था, मतलब नेपोलियन अपने सत्ते से बिछड़ गया था। और यूरोप का जो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर थे, तो वो सब अभी इंडिपेंडेंट हो गया। तो उन लोगों में कुछ रूल्स लागू करने के लिए, मतलब उन लोगों को कैसे अभी आगे चलाया जाएगा, उसके लिए जो ग्रेट पावर्स जो होते थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कि मतलब नेपोलियन को हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन लोग कॉन्जर्वेटिज्म लागू करवाया। क्योंकि ये सब जो लीडर्स थे, ब्रिटेन, रशिया,
रूस और ऑस्ट्रिया के जो लीडर्स लोग थे उन लोग कॉन्जर्वेटिज्म में बिलीव करते थे। तो अभी कॉन्जर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्जर्वेटिज्म मतलब एक ऐसा आइडियोलॉजी जिसमें कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, जो मतलब बहुत आगे के टाइम से जिन लोगों को पावर दिया जाता था, जैसे मोनार्की, चर्च, क्लर्जी, फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सब जो ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे उसे प्रिजर्व करवाया जाएगा, मतलब वो सब भी जो है सोसाइटी में लागू रहेगा। लेकिन इन लोग ये नहीं चाहते थे कि जो प्री रिवॉल्यूशनरी मतलब रिवॉल्यूशन के आगे जैसे सोसाइटी था वैसे चले जाएंगे, जैसे कि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लागू करवाया जाएगा। फिर आपका मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, मतलब जो पीछे के बैकवर्ड एजेस में रह जाएंगे वैसे इन लोग नहीं चाहते थे। इन लोग एक मॉडर्न आर्मी चाहते थे, एक डायनामिक इकोनॉमी चाहते थे और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी मतलब जो बाबू या फिर जो साहब लोग जो होते हैं, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, उन लोगों को बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। तो वैसे एक तो डायनामिक इकोनॉमी होगा, मॉडर्न आर्मी होगा और एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगा, जिससे से कि जो इकोनॉमिक पावर जो और भी ज़्यादा ग्रो हो पाए और मोनार्की और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनका भी पावर बढ़े, ऐसे कि उन लोग भी पावर में रह पाएंगे। क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि ये सब जो लागू करवाया गया था, मतलब ओल्ड एज टाइप का जो रूल्स लोग लागू करवाया गया था, उसी के वजह से मोनार्की को जो है अपने सत्ते से हाथ धोना पड़ा था और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन यहाँ पे फिर से जो डेमोक्रेसी मोनार्की एस्टेब्लिश हो गया और जो मतलब कुछ कुछ चेंजेस लाया गया, जैसे नेपोलियन से इन लोग इंस्पायर हुए और कुछ कुछ चेंजेस लाए, जैसे मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनामिक इकोनॉमी। तो 1815 को ये सब चेंजेस लाया गया और इसमें जो है डेलीगेट्स, जो कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच के अंदर, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच के अंदर जो कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे वो लोग जो कॉन्जर्वेटिज्म का आइडिया को जो है प्रोमोट करवाए। तो ये जो कांग्रेस लीडर्स थे ड्यूक मेटरनिच के अंदर, इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वेना साइन किया 1815 का, जिससे में कि इन लोग बहुत सारे जो चेंजेस लाया गया था नेपोलियन के अंदर में उसे इन लोग डिसबैंड कर दिया, मतलब उसे इन लोग हटा दिया। और फ्रेंच के साइड में, मतलब फ्रांस के साइड में बहुत सारे स्टेट्स इन लोग बनाए, जैसे कि फ्रांस जो है मतलब भविष्य में, फ्यूचर में और ज़्यादा एक्सपांड ना कर पाए अपने आप को, और ज़्यादा जंग छेड़ के और ज़्यादा स्टेट्स लोगों को कब्जा ना कर पाए, इसीलिए इन लोग फ्रांस के साइड में स्टेट्स लोग बिठाना स्टार्ट कर दिए, मतलब कुछ कुछ राज्य जो है, स्टेट्स जो है इन लोग फॉर्म कर दिए फ्रांस के साइड में, जैसे कि प्रूशिया को कुछ एरिया दिया गया, रशिया को आपका सैक्सोनी का पार्ट दिया गया, प्रूशिया को सैक्सोनी का पार्ट दिया गया। फिर मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के चेंजेस लाया गया। लेकिन जो जर्मनी का जो 39 टू स्टेट्स था, जैसा कि नेपोलियन ने ही फॉर्म किया था, उसको कोई भी कुछ नहीं किया, वो सब वैसे ही रहने दिया। और एक और बात जो इंटरेस्टिंग बात है कॉन्जर्वेटिव रेजाइम्स का, मतलब जो कॉन्जर्वेटिव रूलर्स का, कि इन लोग क्रिटिसिज्म को इन लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्रिटिसिज्म को इन लोग टॉलरेट नहीं करते थे। इन लोग नहीं चाहते थे जैसे कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, ये सब इन लोग चाहते नहीं थे, क्योंकि इनको डर था कि कहीं कहीं इन लोगों को भी अपने पावर से हटना ना पड़े। इसलिए इन लोग न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, ये सब में जो रूल्स लागू करवाए इन लोग, ताकि कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई भी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन सब मीडिया से। लेकिन इन सब मेजर्स के बावजूद भी फ्रांस के लोगों में, मतलब जो फ्रेंच का जो आइडिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रीडम, ये सब का जो आइडिया था, ये सब पूरे यूरोप में तब तक फैल चुका था और लोगों के अंदर ये सब आइडिया जो है उभरने लगा, मतलब लोगों के अंदर ये सब आइडिया चल ही रहा था कि लोग रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए इसके वजह से। फ्रैटर्निटी, लिबर्टी मतलब भाईचारा के साथ रहना, हर एक लोगों का लिबर्टी होगा, इक्वलिटी होगा हर एक लोगों के अंदर, फ्रीडम होगा हर एक लोगों के अंदर। तो ये सब जो आइडियाज़ जो हैं ये लोगों के अंदर सर्कुलेट होने लगा। तो अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरीज़ का। तो रिवॉल्यूशनरीज़ जैसे कि आप जानते हैं जिन लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के रिवॉल्यूशंस होते हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज़ होते हैं इनके भी अलग अलग टाइप्स होने ही पड़ेंगे। तो उस टाइम में यूरोप में 19th सेंचुरी में जो रिवॉल्यूशनरीज़ होते थे, इन लोग मोनार्की को ओपोज करेंगे, मोनार्की को मतलब खुल्लम खुल्ला ओपोज करेंगे और कमिटमेंट टू डिस्ट्रॉय मोनार्की, मतलब मोनार्की को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन लोग उठ लगेंगे पूरा। तो ये जो 1815 का जो टाइम था जबकि कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर आया था आपके यूरोप में, तो उसमें जो है जो रिवॉल्यूशनरीज़ को रिप्रेस किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा दबाया गया और इसी के डर से जो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज़ है वो अंडरग्राउंड चले गए, यानी कि छुपने में चले गए। और ऐसा ही एक रिवॉल्यूशनरी था हमारा जूसेपे मैजिनी। तो जूसेपे मैजिनी जो 1807 को जेनोआ में बॉर्न हुआ था और ये 24 ईयर्स के एज में है, मतलब 1831 को 24 ईयर्स के एज में से एक्साइल में, यानी कि आपका अज्ञातवास या फिर वनवास आप जो भी बोल सकते हैं, उसमें भेज दिया गया था। और उसके बाद इसने उसी के अंदर, मतलब उसी टाइम पीरियड के अंदर इसने यंग इटली और यंग यूरोप जो है इसने अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म किया, जिसमें कि यंग यूरोप ऑफ
यंग पीपल ऑफ मेंज, मिलान, वार्सो, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो अलग अलग जो रीजन्स थे इसके यंग पीपल लोगों को इसने एक साथ लाया, और यंग इटली और यंग यूरोप इसने फॉर्म किया जो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ थे। और ये सब जो सोसाइटीज़ होते थे इसमें मतलब जो रिवोल्यूशन का जो आइडिया था, और रिवोल्यूशनरीज को यहाँ पे ट्रेन किया जाता था, और जो इसका लीडर था जैसे कि यहाँ पे जूसेप मैजिनी था, वो अपना आइडिया को जो है ऐसे करके स्प्रेड करवाया जाता था ऐसे करके ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ में। और यहाँ पे हमारे जो मेटरनिच हैं, मेटरनिच कहते हैं कि जो जूसेप मैजिनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर का, मतलब ये कॉन्जर्वेटिव सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि मेटरनिच ने उस टाइम कहा था जूसेप मैजिनी के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 का। तो जो 1830 से 1848 का जो टाइम था इसमें बहुत सारे तरह के रिवॉल्यूशंस देखे गए यूरोपियन सोसाइटीज़ में, जिसमें कि अलग अलग तरह के रिवॉल्यूशंस थे। कोई सा नेशनल यूनिटी यानी कि नेशनलिज्म के लिए, कोई ऐसा मतलब हंगर अनएम्प्लॉयमेंट इसके लिए, और अलग अलग तरह से ये सब देखा गया था। जैसे कि इटाली, जर्मन स्टेट्स, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, ये सब जगह में रिवॉल्यूशंस देखे गए थे। तो जो फर्स्ट एपिबल था, मतलब सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन था वो वाला 1830 को देखा गया था फ्रांस में। और फ्रांस में उस टाइम क्या होता है, जो बर्बन किंग्स को जो मतलब रिस्टोर किया गया था, बर्बन किंग्स जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम फ्रांस में राज करते थे, उनको फिर से पावर में लाया गया था 1815 को। तो 1813 के बाद उनको अपने पावर से हटा दिया गया, और फिर लुइस फिलिप को मतलब मोनार्की बना के एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन्होंने फॉर्मुलेट किया, मतलब एक ऐसा मोनार्की, एक राजा का ही रूल होगा, लेकिन यहाँ पे राजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चेक किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से उसे कंट्रोल किया जाएगा, और इसमें लुइस फिलिप को इसका राजा बनाया गया था फ्रांस का। तो यहाँ पे जो मेटरनिच हैं ये चाणक्य की तरह बहुत सारे तरह के श्लोक्स बोलते रहते थे। तो यहाँ पे भी मेटरनिच ने बताया कि एक बार जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के अलग अलग जगह में कोल्ड फैल जाता है, मतलब सर्दी लग जाता है पूरे यूरोप में। यानी कि इनका बोलने का मतलब था कि एक चीज़ जो फ्रांस में जिस तरह का चेंज आता है वो पूरे यूरोप में बहुत ही जल्दी से फैल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बेल्जियम जो है नीदरलैंड से हट गया, फिर जो ब्रुसेल्स जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर ऑटोमन एम्पायर में भी बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस देखा गया, जैसे कि ग्रीस जो है हम अभी पढ़ने वाले हैं, ग्रीस ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम ग्रीस का बात करें तो ग्रीस जो है 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, और ऑटोमन एम्पायर एक तो मुस्लिम एम्पायर था। तो यूरोप के जो अलग अलग जो कंट्रीज़ थे इन लोग ग्रीस को बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, क्योंकि ग्रीस का जो आपका सिविलाइजेशन था वो यूरोपियन सिविलाइजेशन के लिए एक तरह का रोल मॉडल था। मतलब यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है वो ग्रीस से इंस्पायर्ड हुआ था, इसीलिए जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे वो लोग ग्रीस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और क्योंकि वो एक मुस्लिम एम्पायर के अंदर था तो इसे उस लोग फ्री करवाना चाहते थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो 1821 से रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा, जिसमें कि उसी तरह से जैसे ये आपका अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ यहाँ पे फॉर्म हुआ। और फिर जो ग्रीस के जो लोग बाहर रहते थे, मतलब एक्साइल में रहते थे, उन लोगों को बुलाया गया था कि उन लोग रिवॉल्यूशन कर पाए। और यूरोप के भी बहुत सारे लोग जो है ये इस वार में ज्वाइन हुए थे। और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 को साइन हुआ था, इससे से ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बोल के घोषित करवा दिया गया। तो ये सब जो बहुत सारे तरह का चेंजेस देखा गया ये सब फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। और मेटरनिच ने भी सही कहा था कि व्हेन फ्रांस इज नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस जब ठीकता है तब पूरे यूरोप में जो है सर्दी फैल जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।